अपन ने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी हमने लगभग सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को उनके वर्क के आधार पर स्टडी किया था। अब सॉफ्टवेयर की इस श्रृंखला के अंदर अपना दूसरा पॉइंट आज अपन इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक काम को करने के लिए बने होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास में मीडिया प्लेयर है तो आप उसके द्वारा वीडियो और ऑडियो फाइल प्ले कर सकते हो। लेकिन यदि आप चाहें कि उसके अंदर हम कोई लेटर प्रिपेयर कर लें या कोई एनिमेशन तैयार कर लें, तो ऐसा हम मीडिया प्लेयर के थ्रू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीडिया प्लेयर जो है वो पर्टिकुलर ऑडियो और वीडियो फाइल्स को प्ले करने के लिए ही बाउंडेड है और वह यही कार्य केवल वो कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दो कैटेगरीज में बांटा गया है। ऑफ द सेल्फ, जिसके अंदर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड पैकेजेज, सॉफ्टवेयर सूट्स, जेनेटिक सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर आते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है, जो क्लासिफिकेशन है, वो है बेस्पोर्क। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स में ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक यूजर या ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर नहीं बनाए हुए होते। वो पब्लिकली जनरल पर्पस यूज में आने वाले टास्क में काम में लिए जाते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इंडिविजुअली ये सारे ही जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट जेनेटिक सॉफ्टवेयर्स के लिए है। जेनेटिक सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो ओपन मार्केट के लिए बनाए हुए होते हैं और वो सॉफ्टवेयर्स अदर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने का या यूजर के किसी और काम में हेल्प करने के लिए भी काम में आते हैं। ये सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी डेवलप किया जा सकता है या फिर बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मिलके भी एक सिंगल प्रोडक्ट को मार्केट रिलायबिलिटी के लिए दे सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि अपन समझें इस चीज को जेनेटिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में, तो जैसे आपके एंटीवायरस है, फोटोशॉप है, वेब ब्राउजर्स है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जेनेटिक सॉफ्टवेयर के, जो किसी पर्टिकुलर काम को करते हैं और यूजर उस चीज का, उस टूल का उपयोग करके किसी अन्य सॉफ्टवेयर में अपना काम कंप्लीट करता है। ठीक है। जैसे कि फोटोशॉप का उपयोग फोटो एडिटिंग के एनहेंसमेंट के लिए काम में आता है। ठीक है। और जो वीडियो मिक्सिंग करने वाले होते हैं, वो उनको विजुअल इफेक्ट्स के साथ में मिक्स करके और वीडियो के अंदर डालते हैं। तो दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन फोटोशॉप जो है वो ग्लोबली काम में आ रहा है इनके सपोर्ट के लिए। ऐसे ही एंटीवायरस है। एंटीवायरस जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को और आपके डेटा और फाइल्स को, ताकि आप अपना काम स्मूथली कर सकें, ज़्यादा प्रभावी तरीके से कर सकें।
ठीक है, तो ये जेनेटिक सॉफ्टवेयर्स हुए। अब जब अपन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को एक साथ एक बंडल में बांध देते हैं तो वो सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं इंटीग्रेटेड पैकेजेज या सॉफ्टवेयर सूट्स। जैसे ऑफिस ऑटोमेशन एक कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की, ऑफिस ऑटोमेशन। उसके अंदर ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर आपके वर्ड प्रोसेसिंग भी आती है, आपका स्लाइड डिजाइनिंग पब्लिशिंग भी आती है, और स्प्रेडशीट भी आता है, और डेटाबेस भी आता है। तो इन सब चीज़ों को एक साथ बाउंड कर दिया तो ये इंटीग्रेटेड पैकेज या सॉफ्टवेयर सूट बन गया। इसके बाद में अपने पास में आता है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। जो स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं वो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर हुआ, मीडिया प्लेयर, इंटरनेट ब्राउज़र, ईमेल प्रोग्राम्स, ये सारे स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, वो है बेस्पोक कैटेगरी। ऐसे सॉफ्टवेयर इसमें इंक्लूड होते हैं जो यूजर की स्पेसिफिक नीड्स के ऊपर बनाए जाते हैं, या इनको आप कस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो। जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन सिस्टम है, टिकट बुकिंग सिस्टम है। ये सभी जो है ये बेस्पोक कैटेगरी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। अब जो बेसिक डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों के बीच में, ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर्स और बेस्पोक सॉफ्टवेयर के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, जो ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बेस्ट प्रैक्टिस में होते हैं यूजर्स के, क्योंकि वो कॉमनली यूज होते हैं और ओपन मार्केट की नीड के हिसाब से ये बने हुए होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जो यूजर है उसकी नीड की पूरी फुलफिलमेंट होती हो, है ना, ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर्स के अंदर। और इनके कस्टमाइजेशन का जो लेवल होता है वो भी कम होता है, क्योंकि इनके अंदर फिक्स फंक्शंस और मॉड्यूल्स दिए हुए होते हैं, उनको टूल्स दिए हुए होते हैं, उनको आप काम में लेके और अपना काम कर सकते हैं। प्राइस के मामले में इनकी प्राइस फिक्स होती है, जो मार्केट में डे टू डे बेसिस पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। जो बेस्पोक सॉफ्टवेयर होते हैं वो फुल्ली कस्टमाइज होते हैं और उनमें वे सभी फंक्शंस और टूल्स उपलब्ध होते हैं जो कस्टमर की नीड होती है। कॉस्ट के मामले में जहाँ पर ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर फिक्स प्राइस पे उपलब्ध होते हैं, वहीं ये वेरिएंट प्राइजेस पे होते हैं, क्योंकि हर कस्टमर की नीड्स अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार जो है इनकी जो मूल्य है वो भी आपको अलग अलग मिलेगा। नेचर और टास्क के हिसाब से यदि अपन इनका कंपैरिजन करें तो जो ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो आपको बिना कोई समय गंवाए मार्केट से तुरंत उपलब्ध हो सकता है। वहीं पर जो ये कस्टम सॉफ्टवेयर है, बेस्पोक सॉफ्टवेयर हैं, उनके लिए आपको उनके डेवलपमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले कंपनी को या डेवलपर को आप अपनी नीड बताएंगे, उसके बाद में वो उनको तैयार करेगा, जब आप उनको काम में ले सकते हैं। ठीक है। वहीं पर ऑफ द सेल्फ जो सॉफ्टवेयर हैं वो मल्टीपल टास्क के लिए उपलब्ध कराते हैं, जबकि ये वाले सॉफ्टवेयर केवल पर्टिकुलर यूजर की नीड के अनुसार ही, अकॉर्डिंग ही फंक्शंस और टूल्स उपलब्ध कराते हैं। ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर के अंदर बग जो हैं वो बहुत ही ना के बराबर आने की संभावना रहती है, जबकि बेस्पोक सॉफ्टवेयर के अंदर बग इनके मुकाबले में ज़्यादा हो सकते हैं।
ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर होते हैं वे वेल टेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अ, जो इनकी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जो अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, उन सबको परफॉर्म करती है, यूजर फीडबैक लेती है और उसके हिसाब से उनके बग्स और जो एरर्स हैं उनको रिमूव करके एक कंप्लीट सॉल्यूशन मार्केट में उपलब्ध कराती है जर्नल यूजर के लिए। ठीक है, तो ये अपन ने एक ओवरव्यू देखा, इनका कैटेगराइजेशन देखा। अब अपन देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एक बहुत ब्रॉड फील्ड है और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये किस तरीके से बढ़ेगा आगे। अब अपन अवेलेबिलिटी के ऊपर यदि क्लासिफिकेशन देखें तो मैंने यहाँ पे 4 क्लासिफिकेशन बताए हैं। एक तो आपको बताया है फ्रीवेयर, दूसरा है शेयरवेयर और तीसरा है ओपन सोर्स और चौथा है क्लोज सोर्स। लेकिन ये इंटरचेंजेबल हैं। जो ब्रॉड कैटेगरी इनके अंदर बनती है वो बनती है ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। ठीक है, तो अब अपन फ्रीवेयर क्या होते हैं ये समझते हैं। जैसा कि अपन को इसके नाम से ही पता पड़ रहा है कि फ्रीवेयर का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप फ्रीली काम में ले सकते हैं। जैसे अडोब रीडर है, फ्री स्टूडियो है, स्काइपी है, ये सारे फ्रीवेयर के अंदर आते हैं। आप इंटरनेट से इनको डाउनलोड कर सकते हैं और काम में ले सकते हैं। लेकिन ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। आप इनको काम में तो ले सकते हैं लेकिन आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो सोर्स कोड है वो आपके पास में उपलब्ध नहीं होता है। जो सेकंड कैटेगरी है शेयरवेयर। शेयरवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको फ्री में उपलब्ध कराती है, या तो कुछ समय के लिए, जैसे आप डेमो वर्जन या ट्रायल वर्जन बोल सकते हैं, या फिर आपको लिमिटेड फंक्शनलिटी के साथ उपलब्ध कराती है। अगर आपको ट्रायल वर्जन के रूप में या डेमो वर्जन के रूप में कोई सॉफ्टवेयर मिला है तो उसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। उसको पूरा होने के बाद में आपको उसका लाइसेंस वर्जन लेना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। वहीं पे दूसरी जो शेयरवेयर की कैटेगरी है उसके अंदर लिमिटेड फंक्शनलिटी के साथ में आप उस सॉफ्टवेयर को लाइफ टाइम काम में ले सकते हैं। यदि आप उसको फुल्ली फंक्शनलिटी में काम में लेना चाहते हैं तो आपको उसे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीवेयर और शेयरवेयर आप काम में भी ले सकते हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में? जैसे शेयरवेयर में अगर अपन देखें तो अडोबी रीडर जो है, जो फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको एडोब की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसको काम में ले सकते हैं, है ना। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि मैं उसमें पीडीएफ के अंदर एडिटिंग भी कर दूं, तो इसके लिए आपको उसका एडवांस वर्जन या फुल वर्जन आपको परचेज करना पड़ेगा। फिर अपने बाद में आता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं वो पब्लिकली इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध हैं। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको काम में ले सकते हैं और उसके अलावा जो उनके सोर्स कोड हैं वे भी आपको उनके साथ मिलेंगे। आप उनमें मॉडिफिकेशन करके और नया सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये जीएनयू पब्लिक लाइसेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसका यदि अपन एग्जाम्पल लें तो
Ubuntu जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है Ubuntu ऑर्गेनाइजेशन का। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना है वो बना है लाइनेक्स के ऊपर। लाइनेक्स जो था वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया जो यूबंटू है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में अपने पास में जो चौथा सॉफ्टवेयर आता है वो आता है क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके सोर्स कोड उपलब्ध नहीं होते हैं, या उपलब्ध होते हैं तो उसके कुछ चार्जेज आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, और आप उनको जो है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है उनको आपको परचेज करना पड़ता है, और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फॉलो करना पड़ता है। आगे बात समझ? तो इसका आप एग्जाम्पल यदि लेना चाहो तो आप ही के कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज जो क्लोज सोर्स है। ठीक है, उसके अलावा MS ऑफिस का जो सूट है उसके सारे ही सॉफ्टवेयर क्लोज सोर्स हैं। अडोबी रीडर जो अपन ने पहले अभी एग्जाम्पल में लिया शेयरवेयर फ्रीवेयर के अंदर, तो वो भी एक क्लोज सोर्स है, उसका आपको नहीं मिलेगा सोर्स कोड। ठीक है, तो जो फ्रीवेयर है या शेयरवेयर है वो भी इन दोनों कैटेगरी ओपन सोर्स या क्लोज सोर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक क्लासिफिकेशन और अपन देखते हैं यूजेज के बेस के ऊपर जो सॉफ्टवेयर हैं उनका क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स इसके अंदर आते हैं, जो टूल्स इसके अंदर आते हैं, उसमें पहला आता है इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ड्राइंग, मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग, सिमुलेशन, कैलकुलेशन, एनालाइजिंग, इंटरप्रेशन, डिसीजन मेकिंग ऐसे काम करने के लिए बने हुए होते हैं। जैसे कैड जो सिविल इंजीनियर्स काम में लेते हैं नक्शे और आउटलाइंस बनाने के लिए। कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फिर इसी के अंदर दूसरा एग्जाम्पल लें तो अपन आता है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एक आता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, है ना, CAE। ये आप इसको नोट कर लें। एक तो आता है कैड। एक तो आप लोग जो हैं जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो नोट कर लिया करें, क्योंकि मैं एक फ्लो में कई सारी टर्म्स बोल देता हूं कई बार, तो आप नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा। ये क्वेश्चन भी आया है कई कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, SSC और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, KVS टीचर, और इनके अंदर ये क्वेश्चन भी आया है। और ये कॉमन फंडामेंटल्स के अंदर ये टॉपिक पूछ लिया जाता है कई बार। कैड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम का मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और CAE का मतलब कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और इनका यूज जो है वो वर्क स्टेशन और पर्सनल पीसीज दोनों के ऊपर किया जा सकता है। आप लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप या जो वर्क स्टेशन सर्वर्स, पैरेलल प्रोसेसर वाले, मल्टी प्रोसेसर वाले सिस्टम्स, इन सब के ऊपर ये होते हैं। फिर आता है अपने पास में एम्बेडेड सिस्टम। जो एम्बेडेड सिस्टम है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ होता है।
यहाँ पे आप ये ध्यान रखें, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। वैसे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक टर्म और काम में आती है, फर्मवेयर। लेकिन फर्मवेयर का मतलब ये है कि वो लो लेवल टास्क करता है। फर्मवेयर जो है वो लो लेवल टास्क करता है। वो सिलिकॉन चिप के अंदर, जैसे अपना जो बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो मैंने आपको पहले भी किसी ट्यूटोरियल में बताया है, जो बेसिकली एक रोम होती है, और अल्ट्रा वोलेट लाइट से अपन उसको राइट और इरेज कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक द्वारा, या इन सब चीज़ों से अपन उसको राइट, और लेज़र के द्वारा इनसे अपन उसको राइट और रीड कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर एक चिप में स्टोर होता है, और उसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो लो लेवल पे एग्जीक्यूट होते हैं, या लो लेवल का मतलब कम लेवल नहीं है, लो लेवल का मतलब है मशीन लेवल पे। ठीक है, लेकिन वो बाउंडेड होते हैं कुछ टास्क के लिए लेकिन इसकी सुपर क्लास है एम्बेडेड सिस्टम। जैसे आपके पहले अपने जो कीपैड वाले मोबाइल चलते थे, उनके अंदर जो ओएस आता था वो एम्बेडेड सिस्टम की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लें तो एक माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, विंडोज सीई, वो भी एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए ही आता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। और इनको अगर समझना चाहे तो जैसे कीपैड को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आता है, आपके होम अप्लायंस के अंदर माइक्रोवेव को, वॉशिंग मशीन को, इन सभी को जो कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम बस हैं, वो सारे एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर इसके बाद में अपने पास में जो नेक्स्ट टाइप है सॉफ्टवेयर का, है वो प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए काम में आते हैं, और ये बंच ऑफ सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अ, ये कई तरीके की टेक्निक जो हैं वो आपको उपलब्ध करा सकते हैं, है ना। तो इसमें जैसे डीटीपी सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्रा, पेज मेकर, और पब्लिशियर, वर्ड प्रोसेसर्स, जैसे एमएस वर्ड है, लाइब्रा वर्ड है, ओपन ऑफिस का वर्ड है, ओपन वर्ड है, ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस हैं। ये सारे चीज़ें जिनसे आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सको। अब ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर भी ये चीज़ें आती है। फिर अगला पॉइंट है अपने पास में वेब एप्लीकेशंस। इसके बारे में आप सभी लगभग जानते होंगे। वेब एप्लीकेशंस का मतलब ऐसी एप्लीकेशंस जिनके द्वारा हम www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं, या नेटवर्क, इंटरनेट या इंट्रानेट, इनके ऊपर जो एप्लीकेशंस रन होती हैं, वो जो हैं हम वेब एप्लीकेशंस के अंदर लेते हैं। जो वेब एप्लीकेशंस हैं उनमें आपने देखो, जैसे वेब 1, वेब 2, वेब 3, इस तरीके के नाम सुने होंगे। तो ये क्या चीज़ है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन है वेब की, यानी वेब 1.0, उसके अंदर क्या होता था कि आप वेब ब्राउज़र के द्वारा जो है वो किसी स्टैटिक इंफॉर्मेशन को, या वेबसाइट को, या पोर्टल को आप एक्सेस कर सकते थे। वो स्टैटिक्स होता था, यूजर से फिक्स्ड इनपुट्स लेता था, और जो फिक्स आउटपुट जो उसमें सेट कर रखे हैं वैसा आपको प्रोड्यूस करके देता था। ये फर्स्ट जनरेशन की बात है। उसके बाद में जब वेब का सेकंड वर्जन आया, सेकंड जनरेशन आई, तो स्टैटिक वेबसाइट के साथ साथ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग जुड़ गई, और डेटाबेस जुड़ गया। अब आप डेटाबेस के द्वारा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते थे, और अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रोड्यूस कर सकते थे। अब जो नेक्स्ट थर्ड जनरेशन है, इसमें आप अलग अलग क्वेरीज कर सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक
वेब एप्लीकेशंस को काम में ले सकते हैं, और अलग अलग बिजनेस टूल्स उपलब्ध हैं, रिपोर्टिंग टूल्स उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा आप कस्टम आउटपुट्स ले सकते हैं। आगे बात समझो। अपन आगे इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे, आप इनको नोट करते जाएं ताकि ये जो फंसी हुई चीज़ें हैं, अलग अलग, मैं बार बार टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ और अलग अलग चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान लेके आ रहा हूँ, ये केवल इसलिए है कि ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, आप कंफ्यूज ना हो। दूसरा जो मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ उनको ज़रूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है या फ्रीवेयर है या फर्मवेयर है या एम्बेडेड है, तो ये चीज़ें आपका जो ये पूरा ट्री है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा जो है क्लियर हो जाए। अब जो नेक्स्ट अपने पास में है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये नॉन न्यूमेरिकल एल्गोरिथम को यूज में लेकर सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम में आते हैं। जैसे अभी आपने लेटेस्ट में नाम सुना हो तो चैट जीपीटी, एआई बेस्ड चैट बॉक्स है, चैट बोट है। तो आप उसमें मैसेज, आप अपना क्वेश्चन जो है टेक्स्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग वो आपको आंसर करेगा। तो वो एआई बेस्ड सिस्टम है चैट जीपीटी, अभी लेटेस्ट आया है, और उसका जो लेटेस्ट वर्जन है चैट जीपीटी जो था वो 2021 के डेटा पे काम करता था। उसके बाद में जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो आया है चैट जीपीटी 4। ठीक है, ये न्यूरल नेटवर्क, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, कंप्यूटर गेम और रियल टाइम सिस्टम्स, इन सभी के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड सिस्टम्स काम में आ रहे हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है वो एआई सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। फिर कितनी बार पढ़ लिया अपन ने, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यहाँ से चालू किया, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, फिर यहाँ पे आए अवेलेबिलिटी पे आए, फिर यूजेज पे आए, अब ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं आ गया। खैर कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको भी अपन समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो इसमें कहाँ से चालू करें, चलो यहाँ से चालू करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा आप लेटर्स, मेमोज, रिज्यूम, ये सारी चीज़ें बना पाओ, वो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं। वेल नोन एग्जाम्पल है इसका एमएस वर्ड, है ना। इसके अलावा ओपन ऑफिस के अंदर भी वर्ड आता है ना, ओपन वर्ड आता है। लाइब्रा ऑफिस के अंदर भी राइट नाम से आता है वर्ड वर्ड प्रोसेसर। तो ओपन सोर्स है वो, आप उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन ऑफिस और लाइब्रा ऑफिस को। इसके अलावा भी कई सारे ओपन सोर्स या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो हैं वो उपलब्ध हैं। आप इनसे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो और उनकी मॉडिफाई कर सकते हो, ये है। उसके बाद में स्प्रेडशीट के द्वारा आप टेबल्स बना सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो, मैथमेटिकल स्टैटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हो, अकाउंटिंग ऑटोमेशन कर सकते हो। ये बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को काम में लेके कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स, है ना। और ऐसे ही ओपन ऑफिस का कैल, ये सारे इसके एग्जाम्पल हुए। फिर आता है आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हो कि अपने बिजनेस के लिए या इंडिविजुअल या प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशंस के लिए आप स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। ये जो है इमेज, टेक्स्ट और ऑडियो, वीडियो, इन सभी फॉर्मेट्स को
सपोर्ट करता है और इनकी एडिटिंग और मॉडिफिकेशन में के लिए टूल्स उपलब्ध कराता है। माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन है, ओपन ऑफिस का और लाइब्रा ऑफिस का, इन सभी के अंदर ये सॉफ्टवेयर उपलब्ध होता है। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, ये भी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के हेल्प से ही बनाई गई है। उसके बाद में आया मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंदर आप टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन, वीडियो और ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। इसके अलावा प्ले कर सकते हो, फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हो इनका, जैसे मीडिया प्लेयर है, वीएलसी प्लेयर है, एनिमेटर है, माया है, हाँ। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के। वेब ब्राउजर्स, तो ये वेब इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जो एप्लीकेशन है, वेब ब्राउजर जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और ये रिप्लेस हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज से। ये सारे वेब ब्राउजर्स हैं और ये जो हैं आपको डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए उपलब्ध हैं, ठीक है। और इसकी सहायता से आप वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट या इंट्रानेट इनको एक्सेस कर सकते हो। और ये जो बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल काम में लेता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, ये अपन नेटवर्किंग के अंदर पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के अंदर। एक हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ। प्रोटोकॉल का मतलब है बंच ऑफ रूल जो आपको गाइड करता है कि कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल काम में लेता है, ये हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम में लेता है, एचटीटीपी, ठीक है। उसके बाद में आते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको डिजाइन ही एजुकेशन पर्पज से के लिए किया गया हो, जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो है टूल्स उपलब्ध कराते हो लर्निंग के लिए, है ना। जैसे क्लासरूम है गूगल का, ये एक एग्जाम्पल हुआ। फिर आते हैं आपके ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो हैं ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके द्वारा आप पिक्चर या इमेजेस की एडिटिंग कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, है ना। और अलग अलग टेम्पलेट्स और डिजाइन आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ये सारे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है ना। इसके अंदर अब एक बिल्कुल इजी एग्जाम्पल देता हूँ। जो आपके पेंट ब्रश है, एमएस पेंट, जो विंडोज के साथ आपको उपलब्ध होता है, वो भी एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम्पल कैनवा हुआ, अडोब इलास्ट्रेटर हुआ, फोटोशॉप हुआ, एडोबी का इनडिजाइन हुआ, कोरल ड्रा हुआ, ओपन सोर्स में इंक स्पेस हुआ। ये सारे जो हैं ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। अब इसके बाद में अपने पास में आते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम में लेने पर हमको क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ह्यूमन एरर्स को दूर करने के लिए। जो कॉमन वर्क होता है उसमें ह्यूमन एरर्स को हम रिड्यूस कर पाएं और अपने काम को स्पीड अप कर पाएं, ठीक है। तो अपन अब ये बेनिफिट्स देख लेते हैं। इसमें अपना जो पहला पॉइंट आता है वो आता है मैग्नीफाइड प्रोडक्टिविटी। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट की हेल्प से और ऑर्गेनाइजेशन में जो स्किल्स की नीड थी उनको आप
सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करके जो रिस्क हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हो, ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये इसका पहला बेनिफिट हुआ। दूसरा जो इसका बेनिफिट आता है, फ्लेक्सिबल और डेडिकेटेड ऑपरेशंस उपलब्ध कराता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिससे आप जो हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टास्क हैं वो आप मैनेज कर सकते हो, उनके रिसोर्स को मैनेज कर सकते हो और सीमलेस वर्क कर सकते हो, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथली डिसीजन ले पाए। ठीक है, और इसके बाद में जो अपना तीसरा बेनिफिट है वो है अनहेंस कस्टमर रिलेशन। ठीक है, कस्टमर के साथ में आपका रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए जो सीआरएम सॉफ्टवेयर हैं, उनकी हेल्प से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स आपको चाहिए वो मैनेज कर सकते हो, और यूजर के अकॉर्डिंग आप अलग अलग यूजर्स के व्यू पॉइंट्स को सॉफ्टवेयर में डाल के और उनके इंटरेक्शन और उनके सेटिस्फेक्शन दोनों के लिए आपके पास में जो है एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी, ताकि आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सको अपने प्रोडक्ट को लेकर, और आपको ये पता हो कि करंट मार्केट में कस्टमर्स जो है क्या नीड रखते हैं और आपके प्रोडक्ट में कैसी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला जो अपने पास में पॉइंट है वो है डेटा सिक्योरिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल पर्सन के लिए डेटा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो डेटा की सिक्योरिटी के मैकेनिज्म के साथ में आते हैं, या आप चाहें तो पर्टिकुलर उसमें एक्स्ट्रा जो हैं कस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजरमेंट्स इंक्लूड करा सकते हैं। इससे आपके जो डेटा है वो सिक्योर रहते हैं, और जर्नली उनको इजीली कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा और मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी के अंदर आपके पासवर्ड सिक्योरिटी है, उसके अलावा आपका डेटा का एन्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जो पर्टिकुलर जिसको आपने एक्सेस की ग्रांट कर रखी है वही व्यक्ति उसको एक्सेस कर पाएगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आपका डेटा जिस फॉर्मेट के अंदर स्टोर हो रहा है वो भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। मान लीजिए किसी ने आपकी कोई फाइल जो है वो चुरा ली, तो यदि आपका कस्टम सॉफ्टवेयर है तो उसको सबसे पहले तो उस फाइल को ओपन करने के लिए पर्टिकुलर टूल चाहिए होगा, और कस्टम सॉफ्टवेयर था तो उसके पास वो मिलेगा नहीं, है ना। मान लीजिए वो टूल भी लेके आ गया तो नेक्स्ट लेवल पे एनक्रिप्शन आ जाएगा, और पर्टिकुलर की के मिले बिना वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, है ना। उसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो उपलब्ध कराता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिससे आप अपना डेटा जो है वो सिक्योर रख पाए। ठीक है, इसके बाद में जो अपना पॉइंट है बेनिफिट्स के अंदर वो है कस्टम मेड सॉफ्टवेयर। ये शब्द मैंने आपको पहले भी पिछली स्लाइड्स के अंदर भी समझाया था कि जब आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हैं तो वो इस कैटेगरी में आता है। जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं वे सॉफ्टवेयर यदि आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, आपके नीड के अकॉर्डिंग उनमें टूल्स या फंक्शंस उपलब्ध नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल एक कस्टम सॉफ्टवेयर बिल्ड करा के और अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकता है।
फिर आता है अपने पास में सीमलेस मैनेजमेंट। सीमलेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग वर्क फ्लो तय करके और ह्यूमन एरर से जो रिस्क जनरेट हो सकती है, जो एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपके द्वारा कोई बंच या सीरीज ऑफ वर्क है और आप उसको परफॉर्म करते हैं, तो एक ह्यूमन नेचर होती है कि आप कहीं ना कहीं उसमें गलती छोड़ दें। लेकिन यही काम जब सॉफ्टवेयर करता है, तो वो इस चीज को एलिमिनेट कर देता है, जिससे आपकी रिस्क कम हो जाती है। उसके अलावा आप रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़े डाटा के ऊपर आप अलग अलग रिपोर्ट्स जनरेट करके और रिसर्च कर सकते हैं और एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क जो है वो उपलब्ध कराता है, सॉल्यूशंस उपलब्ध कराता है। तो उसकी हेल्प से आप जो है एक सेमलेस एक्सपीरियंस और मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, बिजनेस को लेकर या इंडिविजुअल्स को लेकर। अब अपन आगे चलते हैं, बिजनेस के संबंध में बात करते हैं। अब अपने पास में आया है ये बिजनेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो जिनकी मैंने फुल फॉर्म लिख दी है, उनकी आप शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखें, और जिनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है या स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रही है, तो आप उसकी फुल फॉर्म भी नोट करें। इनके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें पहला है ईआरपी सॉफ्टवेयर या एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड हेल्प्स उपलब्ध कराते हैं, जैसे अकाउंटिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट है। ये सारी चीज़ें ये जो हैं उपलब्ध फंक्शंस जो हैं वो उपलब्ध कराते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, बजट के अंदर और फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस के अंदर ये सॉफ्टवेयर आपके काम करते हैं। उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट आता है रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या आरएमएस। ठीक है, जो रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर जो रिसोर्स काम में आ रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम में आ रहे हैं, उनके मैनेजमेंट और उनको रोल असाइन करने के लिए और उनसे संबंधित हर फंक्शंस को टाइमली और सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करने के लिए काम में आते हैं ये सिस्टम्स। और इनके एग्जाम्पल्स में अगर आप देखो तो monday.com, कांटाटा, स्मार्ट सीट्स, फ्लोट, ये इसके एग्जाम्पल है। मोजाइक, ये जो है रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के एग्जाम्पल्स हैं जो रिसोर्स मैनेजमेंट के काम में आते हैं। मोजाइक जो था एक वेब ब्राउज़र भी था, है ना। मोजाइक एक वेब ब्राउज़र भी था। उसके बाद में अपने, हाँ, इसके भी एग्जाम्पल मैं आपको बताना भूल गया। अपने ईआरपी का, ईआरपी का जो सबसे पॉपुलर और वेल नोन एग्जाम्पल है वो तो है ओरेकल नेटसूट। ठीक है, उसके अलावा एक माइक्रोसॉफ्ट का भी है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 365, और ब्राह्मण सॉल्यूशंस, सिस्प्रो और ओडू, ODOO, ये सारे जो हैं वो ईआरपी सॉफ्टवेयर्स के एग्जाम्पल है। ईआरपी सॉफ्टवेयर बहुत सारी टास्क जो हैं उसके सॉल्यूशंस उपलब्ध कराता है। जैसे इसके द्वारा
इफ़िशियंसी और ऑटोमेशंस होता है, एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, डुप्लीकेसी रिड्यूस होती है, डेटा सिक्योरिटी तो मैंने आपको पहले ही बताया है, और जो कंप्लाइंस है वो मैनेज होती है। और एक इसके अंदर फ्यूचर जो इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये नए सॉफ्टवेयर के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। तो अपन अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। प्रोजेक्ट मैनेज, जैसा कि अपन को नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए काम में आता है। ये जो सॉफ्टवेयर है इसके द्वारा अपन क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अपन को ये उपलब्ध कराता है। ट्रेलो, बेस कैंप, जो हो, ये इसके एग्जाम्पल हैं, नोट डाउन कर लें आप। इसके बाद में अपने पास में आता है CRM। ERP के बाद में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो भी एक वाइटल रोल रखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो बिजनेस इफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरैक्शन कस्टमर्स के साथ में, डेटा एनालिसिस और टारगेट कस्टमर्स को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। नेटसूट और सेल्स फोर्स, जोहो, ये इसके एग्जाम्पल हैं CRM सॉफ्टवेयर के, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के। उसके बाद में अपने पास में आता है BPM सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है वो बिजनेस मेथडोलॉजी और प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए काम में आता है, स्पीड अप करने के लिए काम में आता है, रिस्क और एरर्स को रिमूव करने के लिए काम में आता है, वर्क फ्लो जो ऑर्गेनाइजेशन का है, जो बिजनेस का वर्क फ्लो है उसको मैनेज करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए काम में आता है, जिसकी हेल्प से आप जो है रिस्क को और एरर्स को रिड्यूस करके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। ठीक है। जो लेटेस्ट लैंडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं BPM के, वो जोहो क्रिएटर, किस फ्लो, प्रोसेस मार्कर और 9टेक्स इसके एग्जाम्पल हैं BPM के, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के। उसके बाद में अपने पास में एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आते हैं जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिए टाइप्स के अंदर। जो एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स काम में आ रहे हैं वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं। और गूगल क्लासरूम, टैलेंट, LMS और ProFS, लिटमोस, ये सारे जो हैं वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। आप लोग इन चीज़ों को राइट डाउन ज़रूर कर लिया करें, और जो टर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स, फुल फॉर्म्स जो मैंने बोली हैं वो आप राइट डाउन करने के बाद में इस ट्यूटोरियल के अंदर बहुत चीज़ें जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, उनको आप ज़रूर फाइंड आउट कर लें। मैं आपको क्वेश्चंस भी उपलब्ध कराऊंगा कुछ नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो किन किन कंपटीशंस और एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर एलिजिबिलिटी, जो क्वेश्चंस आए हैं क्या जिनकी संभावना बन सकती है आगे आने के लिए, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने के कारण वीडियोस जो हैं वो थोड़े लंबे बन रहे हैं, लेकिन
मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज़फुल बनाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी कोई टर्म अगर बीच में छूट जाती है या आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर लूँगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।